थैंक यू फिरोज सर जी। मैंने आपका कमेंट पढ़ा, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। लवलेश दत्त सर जी, मेरी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, सो नमस्कार एवरीवन, दिस इज संजना and I'm here to deliver my views on the topic of importance of education in transgender community, in transgenders life. मैं सर्वप्रथम फिरोज सर जी का बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके प्रयास के द्वारा मैं फेसबुक में लाइव हो पाई हूँ और मुझे इतना अच्छा मंत्र मिला है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, मैं सबको हाथ जोड़ कर उनका अभिवादन करती हूँ, स्वागत करती हूँ अपने फेसबुक लाइव शो में। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपना अमूल्य समय आप लोगों ने मेरे लिए दिया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ आप कृपया लिंक को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मेरी बात को सुन सकें। मैं कहना चाहती हूँ कि फिरोज सर जी को मैं जानती नहीं थी। मेरे एक मित्र के माध्यम से मैं सर से मिल पाई, और जब मैं फिरोज सर से मिली तो मैंने जाना कि एक ऐसी शख्सियत है जो खामोश रह के सारे काम करते हैं। इतने सादगी पसंद और इतने संजीदा इंसान हैं कि शायद मैं शब्दों में उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं कर सकते, उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत दिल के इंसान हैं। वांग्मय त्रैमासिक पत्रिका के माध्यम से सर ने समय समय पर समाज के उन वर्गों को मौका दिया आगे आने का, जिनको मुख्य धारा के लोगों ने हमेशा उपेक्षित रखा, जैसे कि ट्रांसजेंडर या आदिवासी, महिला, विकलांग, समलैंगिकता, इन सारे विषयों पे विमर्श किया अपनी त्रैमासिक पत्रिका में, जिसका नाम वांग्मय है। मैं फिरोज सर जी की ये सारी बातें जानती थी पहले से, और त्रैमासिक पत्रिका की हमेशा से मैं एक रीडर रही हूँ। मैं पढ़ती थी और मैं सोचती थी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि मुख्य धारा के उन सारे विषयों को छोड़ के, राजनीतिक आर्थिक विषयों को छोड़ के उन लोगों की बात करता है जिसको समाज में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं न्याय नहीं है, कहीं उनकी पूछ नहीं है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं ये? और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं फिरोज सर से मिल पाई, और मैंने जाना कि वाकई में अमूमन होता ये है कि हम कहते हैं कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम किसी लेखक के बारे में बात बोलते हैं तो हम बोलते हैं कथनी, करनी और लेखनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और ये बात बहुत बेहतर तरीके से फिरोज सर जी ने प्रस्तुत की मेरे सामने। मैंने ये देखा, ये जाना कि वो जो कहते हैं वो ही लिखते हैं और वो ही करते हैं। तो फिरोज सर जी, मैं LGBTQ कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके इस प्रयास के लिए कि आप हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप मंच के बैक साइड रहते हैं, आप कभी खुद लाइमलाइट में नहीं आते। आप हम जैसे लोगों को मौका देते हैं कि हम मंच पे आए और अपनी बात रख सकें। ये सबसे जेन्युइन बात है। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन इतने सलीके से नहीं। सब लोग खुद ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, खुद लाइमलाइट में आना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरीके से नहीं करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं फिरोज सर की बात करती हूँ तो एक नाम खुद ब खुद जहन में आ जाता है, और वो नाम है विकास प्रकाशन कानपुर का। क्योंकि आप और फिरोज सर, आप दोनों का जो गठबंधन है, जो आपकी आपसी जो समझ है, वो बहुत अच्छी है। सीरियसली आपने इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया है। स्पेशली विकास प्रकाशन कानपुर, आपने हमेशा ऐसे ऐसे विषय संपादित करे, ऐसे ऐसे विषय प्रकाशित करे हैं अपने प्रकाशन के माध्यम से कि साहित्य जगत के जो प्रेमी हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, वो शायद कभी भी आपकी इस बात को भूल नहीं सकते। विकास प्रकाशन जी, आपको मेरी तरफ से, मेरी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से, दलित समाज, महिला समाज, विकलांग समाज और जितने भी उपेक्षित वर्ग है समाज के, उन सब की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जो कार्य आप कर रहे हैं वो यकीनन सराहनीय है और साहित्य प्रेमियों के दिल में हमेशा राज करेगा। मैं बताना चाहूँगी कि फिरोज सर को मैं जानती नहीं थी। मैं तो एक बहुत छोटी सी अदना सी इंसान हूँ, और फिरोज सर एक बहुत
बरगद का पेड़ है, शख्सियत है अपने आप में। मैं उनको जानती नहीं थी, लेकिन मेरे को एक बहुत जेन्युइन ब्रदर मिले मेरे अपने होम टाउन बरेली में, जिनका नाम है लवलेश दत्त जी। जब मैं लवलेश दत्त जी से मिली तो उन्होंने मुझे फिरोज सर के बारे में बताया। मैं तो ये सोच रही कि ये राम लक्ष्मण कहाँ से इस पृथ्वी पे आ गए कलयुग में। लवलेश सर की जितनी तारीफ करूँ उतना कम। एकदम भोले भाले मासूम से लेकिन बेहद हंसमुख इंसान। 5 मिनट में किसी को अपना करने का जो हुनर है ना, वो कोई लवलेश सर से सीख ले। बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उनका काम इतना खूबसूरत है, वो इतने अच्छे से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर कार्य कर रहे हैं कि जब मैंने खुद उनकी बात सुनी, उनके विचार देखे, तो मुझे पहले तो लगा कोई फेक हैं, ऐसे बोल रहे होंगे। लेकिन जब मैंने डिटेल में उनके बारे में जाना और लोगों से, तो ये महसूस करा कि यकीनन लवलेश सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लवलेश सर, आप हमारे बरेली की शान हैं, और मैं बताना चाहूँगी शाहजहानपुर के एक अच्छे स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं, और आप अभी बहुत जल्दी में आपकी किताब आने वाली है जिसका नाम दर्द ना जाने कोई, ऐसी नॉवेल है जो कि आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद लवलेश भाई, आपके प्रयास के माध्यम से आज मुझे मंच मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। I really would like to say thanks to everyone, those who have already joined this live talk show, and I'm really indeed grateful to all of you because you have taken out precious time in your busy schedule, and you all are witness of my live show here. मुझे यहाँ बुलाया गया है और मुझसे कहा गया था कि मैं अपनी बात यहाँ पे रखूँ, और जब मैं तैयार कर रही थी अपने आप को कुछ बोलने के लिए, तो मुझे एक चीज़ याद आई। मैं कुछ नेगेटिव यहाँ पे नहीं बोलना चाहूँगी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है तकलीफ़ और दर्द ये सब तो सबके साथ में है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तकलीफ़ से अछूता हो, महिला हो पुरुष हो। यहाँ तक कि स्वयं भगवान राम आए थे तो वनवास सह लिया था, जीसस क्राइस्ट आए थे तो क्रॉस पे इतना तकलीफ़ सही थी। तो ये तो सबकी लाइफ का पार्ट है। मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने बहुत तकलीफ से ज़िंदगी गुजारी। इट हैपन्स विद एवरीवन, ओके? दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम अ लाइफ। आई हैव लर्नड दैट वेयर आई स्टैंड नाउ as a manager in an NGO, and I was an English lecturer in one of the good schools, convent schools of Bareilly town, and I completed my studies, and I have been respected by my students, by my friends, by my relatives, just because I have completed my studies. This is the only thing which I want to share today. यही मेरा मैसेज है सब लोगों को, भले वो ट्रांस हो, चाहे LGBT कम्युनिटी के लोग हो, चाहे नॉर्मल महिला या पुरुष हो। कोई भी शख्स जब इस पृथ्वी लोक पे आता है तो उसको अपनी बातचीत को रखने के लिए अपने व्यक्तित्व को तराशना बहुत ज़रूरी होता है। और शिक्षा एक ऐसी खूबसूरत सी मैं कहती हूँ औजार है, जैसे सुनार के पास एक औजार होता है और वो अपने गहनों को तराशता है, लोहार के पास होता है, ऐसे मनुष्यों के पास में भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ खुदा ने दी है, वो है हमारी तालीम। जिस दिन मैं और आप अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं, यकीनन हम लीक से हट के कुछ कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना ड्रीम पूरा किया, मैंने अपनी सर्जरीज कंप्लीट करी, मैंने बहुत सारे और अपने ख्वाब पूरे करे, लेकिन वो तब करे जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। जब तक मैंने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, मैं बर्दाश्त करती रही, सहती रही, और कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाती रही कि नहीं संजना, अभी वक्त नहीं आया है, अभी वक्त नहीं आया है, अभी तुम शायद बाहर जाओगी तो इतनी वैल्यू नहीं पाओगी, क्योंकि अभी तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो मेरा आज का टॉपिक यही है, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, इन ट्रांसजेंडर्स लाइफ। बीइंग अ ट्रांस वुमेन, आई हम्बली बिलीव इफ यू कंप्लीट योर स्टडी, there is no stop for you. You can touch the scale of success. मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी। मैंने कहीं सुना था, किसी शायर ने कहा है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे
कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा कि अभी उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यकीनन इन शब्दों को बहुत हद तक मैं अपने जीवन में महसूस करती हूँ, क्योंकि जब तक हम बंद रहते हैं अपने लिमिट्स के अंदर, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। डोंट लिमिट योर पावर, डोंट अंडरस्टिमेट योर पावर, बिलीव इन यू and think positive that yes, you have been made by God in a very unique way. And when it comes for transgender, for trans people, definitely I do have confidence and I humbly believe that I am a unique person. I'm not a girl, I'm not a boy, but I am a special girl. I'm a special girl for a special message. I have been sent by Almighty Jesus in this world to proclaim the light of education, the light of sincerity, and the light of humanity. इन सब चीज़ों के साथ ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, सार्थक प्रयास कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लाइव शो देखे, बहुत सारे लोगों की बात सुनी और बहुत सारे लोग अपना दुख बयां करते हैं। तो देखिए, बिना आग में जले, बिना आग में तपे सोना अपनी निखार नहीं पाता है। तो क्या हो गया, तकलीफ आई, तकलीफ आना और तकलीफ को पॉइंट आउट करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज वॉट टू कैच दैट प्रॉब्लम, टू यूटिलाइज दैट प्रॉब्लम इन वेरी पॉसिबल वे। मैं यकीनन ईश्वर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जब जब जन्म मिले, ईश्वर जो आप मुझे बनाना चाहे आप बनाए। आपने मुझे ट्रांस बनाया, आपने मुझे इस तरीके से यूज़ करा। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जीसस, आप जो करते हैं वो प्लान्ड होता है, और आपके प्लानिंग के तहत आपकी बच्ची, आपकी बेटी संजना आज पूरे फुल फॉर्म में है कि वो कुछ करके दिखाए। मैं अपनी इनर वॉइस को सुन चुकी हूँ और मैं वो कार्य करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द सेम। आई हैव टेकन मेडिसिन बट स्टिल इट्स देयर। ओके, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी अपने बारे में कि मेरा नाम संजना है। मैं उत्तर प्रदेश के एक महानगर बरेली से बिलोंग करती हूँ और मैं एक संभ्रांत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जो कि रेलवे में जॉब करते थे, इंडियन रेलवे में थे, और मेरी मदर एक मिशनरी कॉन्वेंट में हिंदी टीचर थी। हम लोग की परवरिश बहुत अच्छे से हुई। मेरे पापा मम्मी ने बहुत एफर्ट्स करे हम लोगों को अच्छी तालीम देने के लिए। मैं बार बार अपने माता पिता को भगवान स्वरूप नमन करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई बहुत सारे सांसारिक चीज़ों को पाने में नहीं करी, बल्कि अपनी औलाद को पढ़ाने में यूज़ करी। हम अच्छे से पढ़ पाए। और मम्मा ने बहुत सेक्रीफाइस किए। मम्मा स्कूल में पढ़ाती थी और घर पे कोई और बड़ा नहीं था हमारी केयर करने के लिए, लेकिन मम्मा ने बहुत अच्छे से हम लोग की परवरिश करी। हमें धार्मिक शिक्षा दी, हमें निरंतर बाइबल स्टडीज़ करवाई घर पे, बताया कि हमारा इस दुनिया में आना एक मकसद है। हम यूं ही नहीं आ गए, हम इस पृथ्वी लोक पे है तो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पॉजिटिव करने के लिए। मेरे से बड़े 2 भाई हैं और दोनों बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं और जो बीच वाले भाई हैं मुझसे बड़े, और वो जो है वो एक MBA लेक्चरर है। और दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने अपना बचपन बहुत मिला जुला था। मैं ट्रांस थी तो बहुत घुट घुट के भी जीती थी, रोती भी थी, परेशान भी होती थी। और क्योंकि मम्मी पापा भैया लोग बहुत अच्छे थे तो बहुत खुश भी रहती थी, क्योंकि परिवार का माहौल बहुत अच्छा था। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था सजने संवरने का। मैं टॉवल लगा लिया करती थी, डांस करती थी। मैं कहती थी मम्मा आई एम योर डॉटर, आई एम योर गर्ल मम्मा। मैं इस तरीके की बात बोलती थी और मेरे घर वाले कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी तो मम्मी पापा इसको एंजॉय करते थे।
पापा मम्मी बोलते थे अरे हमारी बच्ची है, इतनी क्यूट है, और कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया मुझे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैं स्कूल में गई। जब मैं स्कूल में आई तो मैंने महसूस करा कि जो मैं सोचती हूँ मैं हूँ, वो दुनिया नहीं सोचती है कि मैं हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और बहुत अच्छी सी बच्ची हूँ, प्यारी सी, लेकिन दुनिया ही नहीं सोचती है। दुनिया मुझे कुछ और ही समझती है, जो मैं नहीं हूँ। मुझे लड़कों वाली पैंट शर्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। आई यूज टू हेट दोज टायर्स। और मम्मा मुझे पहनाया करती थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, क्यों पहना रही हो मुझे भाई, मैं नहीं पहन सकती ये सब चीज़ें। मेरे बाल काट दिए जाते थे और मैं रोने लग जाती थी। मैं कहती थी क्यों ऐसा कर रहे हैं आप मेरे साथ में, सबके बाल लंबे हैं गर्ल्स के और मेरे क्यों काट देते हो। धीरे धीरे जब मैंने इन सब बातों को महसूस करना शुरू करा तो मुझे लगा कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। संजना, जो तुम सोचती हो अपने आप को वो, और जो दुनिया सोचती है तुम्हें वो, उसमें अंतर है, सामंजस्य नहीं है। और फिर समझ में आया कि यस, ये जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मेरे सेक्सुअल ओरिएंटेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को एक महिला ही समझती हूँ और मैं हूँ भी। बेशक दुनिया ने आईना कुछ भी लगा रखा हो अपने अपनी आंखों पे, वो मुझे किस फ्रेम में देखता है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं अपने आप को शुरू से एक महिला ही मानती थी और आज मैं संपूर्ण तरीके से एक महिला हूँ। मैं जब हाई स्कूल में आई तो मुझे ध्यान है हार्मोनल चेंजेस मेरी बॉडी में आ रहे थे। बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मैं कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। मेरा फिजिकल ग्रोथ चेंज हो रहा था, मेरा फेशियल लुक चेंज हो रहा था, और मैं समवॉट आई यूज टू लुक लाइक अ बॉय, बट फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम विद इन, आई यूज टू फील दैट आई एम अ गर्ल, जो सभी ट्रांस के साथ में होता है। मेरे इस कैरेक्टर की वजह से, मेरी इस पर्सनालिटी की वजह से मुझे बहुत बुली करा गया। मुझे लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत बुली किया, बहुत एब्यूज़ किया, बहुत गलत गलत बातें कहीं, जो कि होती हैं। ठीक है, मैं इसको अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती उन प्रॉब्लम्स को शेयर करना। मैं कहना ये चाहती हूँ कि जब वो सब प्रॉब्लम्स हो रही थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि संजना, अगर तुम ये सोचती हो कि तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे सपने अगर तुम्हारे माता पिता पूरा कर देंगे या तुम्हारे भाई पूरा कर देंगे तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई या दुनिया का कोई भी शख्स तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। ये बात मुझे तब समझ में आई जब मैं हाई स्कूल में थी। जब मैं इतनी बड़ी हो गई थी, एडोलसेंस की स्टार्टिंग में थी, मेरे को ये बात समझ में आ चुकी थी। मुझे पता था, और मैं ब्लेम भी नहीं करती कि वो लोग मेरी हेल्प नहीं करते, क्योंकि अगर आपका हाथ कटा होगा, ब्लीडिंग हो रही होगी, तभी अगले इंसान को समझ में आएगा कि भाई ये परेशान है, इसको ब्लीडिंग हो रही है, वो उस दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन मेरा जो दर्द था वो कोई महसूस नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई इसको महसूस, किसी ने उसको देखा ही नहीं था कभी भी। मैं कह रही थी कि आई हैव अ सोल ऑफ अ गर्ल, आई हैव अ सोल ऑफ अ गर्ल। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या बोल रही हैं, क्योंकि वो उसको महसूस ही नहीं कर सकते थे। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे माँ बाप या मेरे भाई या समाज का कोई भी इंसान मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरे सपने पूरे नहीं कर सकता। और मुझे ये भी समझ में आ गया था कि कितना तरस खा ले, कितना हाथ जोड़ लूँ, कितना गिड़गिड़ा लूँ, मैं कितना कह दूँ प्लीज़ मुझे समझो, कोई कदर नहीं होगी। इस अपील की कोई भी सुनवाई नहीं होनी थी, क्योंकि ये दर्द दिखता नहीं है। सीरियसली ब्रदर एंड सिस्टर्स, ट्रांसजेंडर्स का दर्द आप सुन सकते हैं, आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये दर्द दिखता नहीं है। शायद लेडीज़ के समान मेरे जैसे महिला बहनें हैं, महिला मित्र हैं, वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो प्रेगनेंसी दिखती है, तो उनके हस्बैंड, उनके आसपास के लोग उनकी केयर करते हैं, उन्हें बैठने के लिए सीट ऑफर करते हैं। कोई पोलियोग्रस्त इंसान होगा तो उसका वो पोलियो दिखता है तो लोग उनको रिजर्वेशन देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सहारा देते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर्स को दर्द दिखता ही नहीं है। हम शरीर का कौन सी चीज़ आपको दिखाए जो आपको समझ में आए कि हाँ ये तकलीफ में है। मैं रो रो के, हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाती रह जाऊंगी और मर जाऊंगी, लेकिन मेरा दर्द नहीं दिखेगा। और होगा ये कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं समाज के उस रास्ते में चली जाऊंगी जिसको कि हमारा समाज गाली देता है, जिनको किन्नर कहा जाता है, जिनको एक्चुअल ट्रांसजेंडर कहा जाता है, और इस तरीके के
गंदे गंदे शब्द कहे जाते हैं कि आप मीठे हो, गुड़ हो, मामू हो, छक्के हो, हिजड़ा हो, किन्नर हो। सिर्फ यही तमाचे आपके मुंह पे जिंदगी भर पड़ते रहेंगे। और जब ये सब चीजें होती हैं तो अपने अंदर से लगता है कि अरे, हम खुद इतने परेशान, अंदर से इतने टूटे हुए, इतनी तकलीफ में, और दुनिया है जो हमारे सामने इतनी सारी गालियां लेके हमारा स्वागत कर रही है। क्या ये सारे शब्द हमारे लिए बने हैं? क्या मैंने आपसे कहा कि आप मुझे नाम से पुकारिए? क्या मैंने आपसे बोला कि ये नाम मेरा है? मैं आपसे कह रही हूँ मेरा नाम संजना है। आपको क्या हक है कि आप ये कहे कि नहीं, तुम ये नहीं हो, तुम तो एक किन्नर हो, या तुम एक ट्रांसजेंडर हो, या तुम ये हो? ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने इस सच्चाई को महसूस करा, विशेष रूप में अपने उत्तर भारत में ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। और तब जब मैं हाई स्कूल में थी और ये प्रश्न और आंसर मेरे माइंड में खूब चल रहे थे, मैं खूब दुविधा में थी, खूब डिप्रेशन में थी, तो मुझे एक ही उम्मीद की किरण नजर आई, होती एजुकेशन। मुझे समझ में आ गया कि मम्मा पापा, भाई बहन, दुनिया, समाज, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी तालीम। जिस दिन तालीम मुकम्मल हो जाएगी तब सब लोग मुझे सुनेंगे, तब सब लोग मेरी आवाज़ को सुनेंगे, मेरे विचारों को सुनेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम चलेगा कि ये बंदी ऐवे ही नहीं आ गई है। ये बंदी अपने जीवन के बहुत साल वनवास में काट के आई है, अपनी हसरतों को, ख्वाहिशों को मार के, तालीम को मुकम्मल करके, तालीम रूपी हथियार को हाथ में लेके इस दुनिया में दानवों का सर्वनाश करने आई है। दानव जिन्होंने बहुत सारे गंदे गंदे नाम मेरी कम्युनिटी की बहनों को दे रखे हैं। वो ऐसी हैं नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है जब बॉयज़ बुली करते हैं स्कूल लाइफ में। बहुत तकलीफ होती है जब गर्ल्स टॉयलेट होती है, बॉयज़ टॉयलेट होती है, एंड यू कैन नॉट गो एनीवेयर इफ़ यू यूज़ वुमेन टॉयलेट। दे आर girls, they object. They say we don't feel comfort with you. When you go to boys toilet, they bully you. They try to abuse you physically. So this is the time actually। ये तो छोटी सी बात है, मैं टॉयलेट बोल रही हूँ, लेकिन इस तरीके की बहुत सारी बातें जो कि फेस करनी पड़ती हैं। खैर कोई नहीं, मेरे को समझ में आया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सब कुछ बर्दाश्त करके एक चोगा ओढ़ लिया, एक नकाब ओढ़ लिया अपने ऊपर, मैंने छिपा दिया संजना को कहीं, और मैं एकदम लाइमलाइट में आ गई, ऐसे बिल्कुल शाहरुख खान बन के कि अरे मैं तो अब बिल्कुल ऐसी हूँ बॉय, और मैं पढ़ाई करूँगी। अब मैंने पढ़ाई करना शुरू करा। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, और मेरे साथ के लोग कहते थे कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो सिर्फ नाचने गाने का काम कर सकते हैं। वो नाचते हैं, गाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लाली लिपस्टिक लगा के सिर्फ वो लोगों का दिल बहला सकते हैं, रिझा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं था। मैंने सिर्फ इस वजह से कॉमर्स बैकग्राउंड लिया, कॉमर्स की पढ़ाई करी, क्योंकि उसमें बहुत सारा मैथ होता है, मैथमेटिक के बहुत सारी कैलकुलेशंस थे। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करूं, लेकिन मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिया ये सोच के कि मुझे कॉमर्स लेनी है। मुझे लोगों को दिखाना है कि आप जो सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर्स कैलकुलेशन नहीं कर सकती हैं, उनका यहाँ से थोड़ा दिमाग कम होता है औरों की अपेक्षा, वो सिर्फ नाचने गाने का ही काम कर सकती हैं, तो ऐसा नहीं। मैंने M.Com किया, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया कॉमर्स में, अच्छे मार्क्स से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद गई और वहाँ से मैंने अपना B.Ed कंप्लीट किया। और B.Ed करने के बाद मैं जब बरेली वापस लौट के आई सन 2006 में, तो मैंने एक बहुत रेपुटेड स्कूल था बरेली का, सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैंने वहाँ पे इंग्लिश टीचर के रूप में अपना कार्य स्टार्ट करा। और वहीं उसी दौरान मैंने MA इंग्लिश भी किया। अपनी पढ़ाई को मैं आगे जारी रखती रही, मुझे पता था कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कंप्यूटर के कोर्स करे, मैंने CCC का डिप्लोमा लिया, और इसके अलावा मैं डिफरेंट सेमिनार्स से जुड़ती रही ताकि मैं अपने व्यक्तित्व को एज अ टीचर निखार सकूं, और मेरे बच्चे जो खूबसूरत छोटे छोटे सोल मेरे पास में आ रही हैं, मैं उनका अच्छे से मार्गदर्शन कर सकूं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को बहुत ही हसरतों और उम्मीदों के साथ में स्कूल के गेट पे छोड़ते हैं, और वो स्कूल को बहुत
एक महत्वाकांक्षी निगाहों से देखते हैं कि जब इस स्कूल रूपी भट्टी से मेरा बच्चा बाहर आएगा तो तराशा हुआ हीरा होगा। और मैं इस बात को बखूबी समझती थी कि अब जब मैं शिक्षिका बन गई हूँ तो मुझे भूल जाना है कि संजना कौन है और संजना की हसरतें क्या है। पहला काम ये है कि मुझे इन बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देनी है। मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छे से बच्चों की काउंसलिंग करती थी, बहुत अच्छे से काम करती थी। सन 2010 आया मेरी ज़िंदगी में, जो कि लीक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जब मुझे बरेली के एक बहुत ही बड़े कॉन्वेंट स्कूल में क्लास 9th-10th की इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। बरेली का बहुत माना हुआ कॉन्वेंट स्कूल है, बिशप कॉन्रेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और मैंने वहाँ पे अध्यापन कार्य शुरू करा और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ वहाँ पे। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत और बहुत यादगार 8 साल उस स्कूल में दिए, उस बड़े कॉन्वेंट में दिए। वहाँ मेरी ज़िंदगी से बहुत सारे बच्चे मिले, बहुत सारे टीचर्स, सिस्टर फादर्स, और बहुत सारे ऐसी बातें हुई जो मैं जब जब याद करती हूँ तो मैं थैंक्स कहती हूँ कि खुदा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी ज़िंदगी में बिशप कॉन्रेड एक मील का पत्थर बन के आया, जिसने मुझे वाकई में निखार दिया, मेरी पर्सनालिटी को निखार दिया। मैं बहुत खुश हुई। सन 2014 में मेरे पिताजी बहुत बीमार रहने लगे। डायबिटीज़ तो थी उनको, साथ ही साथ हार्ट की समस्या हो गई, एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई, हार्ट अटैक भी पापा को आए, और कुछ ऐसा रहा कि सन 2015 में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरे दोनों ही भाई बरेली में नहीं थे, वो बाहर जॉब करते थे। मैं अपने पिताजी के पास अकेली थी। मेरी बड़ी भाभी थी, पिताजी थे, मम्मी थी, और हम लोग थे। पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मौका मिला अपने पिता की खिदमत करने का, जो कि शायद मैं पिता का कर्ज तो कभी नहीं चुका सकती। उन्होंने मुझे तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, लेकिन मैंने वो जो सेवा पापा की करी है, मैंने उनका जो आशीर्वाद था वो ग्रहण किया। सन 2015 में मेरे पिताजी ने मुझे शादी के लिए फोर्स करा, जबकि वो बिल्कुल मृत्यु शैया पे थे। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब ये नहीं बचेंगे। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, जब मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम्हारे दोनों भाइयों की शादी हो गई है और अब तुम्हारा नंबर है भाई, मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो आप प्लीज़ अब बताइए, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो मैं आपकी शादी करवा दूँ उससे। और वो एक टाइम था जबकि मैं इतना ज़्यादा डर गई अपने आप से। मैंने कहा कि गॉड, अब तक तो सही था, लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं खुद तो मतलब बर्बाद हूँ, मैं किसी और की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? कोई एक इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा बहुत सारी उम्मीद लेके, बहुत सारी हसरतें, इच्छाएँ लेके, और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं ये गुनाह नहीं कर सकती। और वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मैंने रोते रोते अपने पिताजी को सारी सच्चाई बता दी। मैंने सब कुछ बताया कि पापा, मैं क्या हूँ और क्या मेरे लाइफ में होने वाला है, या मैं क्या सोचती आई हूँ अब तक। और पापा जी ने मुझे कस के गले लगाया, मेरे माथे पे किस करा, मुझसे कहा कि बेटा, तुमने इतने साल तक अपने आप को कन्फाइंड रखा, अपने आप को मार मार के रखा, घुट घुट के जीती रही, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारी इंसल्ट ना हो सोसाइटी में। और फिर पापा ने बहुत इनकरेज किया, मम्मा ने इनकरेज करा, मेरे भाई मेरे साथ में रहे, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरे पूरे ख़ानदान ने बहुत सपोर्ट करा। मेरे चाचा ताऊ के जो मेरे भाई हैं, ब्रदर्स हैं, बहुत अच्छे से उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। मुझे किसी ने भी नेगलेक्ट नहीं करा, जस्ट बिकॉज मैं पढ़ी लिखी थी और मैं अपने विचार बहुत ही बोल्ड तरीके से अपने घर पे रखती थी। मैं किसी भी सवाल के जवाब से डरती नहीं थी। कोई मुझसे सवाल करता था तो मैं बहुत बोल्डली उनको जवाब दिया करती थी। कोई धार्मिक तरीके से करता था, मैं धार्मिक तरीके से जवाब देती थी। कोई सोशली, इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से मुझ पे कटाक्ष करता था तो मैं उसी तरीके से बात करती थी। और हुआ कुछ ऐसा कि सन 2015 में पिताजी का देहांत हो गया। माताजी रह गई, और माताजी के बहुत सारे ख्वाब थे मुझे लेके। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। और मैंने ये सोचा कि क्यों ना संजना ऐसा करा जाए कि अपनी मम्मा को एक ऐसा गिफ्ट दीजिए जो कि मम्मा कभी ना भूल पाए। और मैंने अपनी मम्मा को होली लैंड की यात्रा करवाई। मैं मम्मा को इज़राइल लेके गई। मैं बाय रिलीजन कैथलिक बैकग्राउंड से हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ। मैं अपनी मम्मा को इज़राइल शरीफ लेके गई और वहाँ पे हम लोगों ने होली लैंड की यात्रा करी। हम इजिप्ट घूमे, साउथ अफ्रीका घूमे, इज़राइल घूमे, और बहुत सारी जगहें हम घूम के आए, और बड़ा अच्छा हमने सफ़र काटा।
वो एक टाइम था जब मुझे ये लगा कि मैंने अपनी मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए, अपने दोनों भाइयों के लिए वो सब कुछ कर लिया है जो कि इस परिवार की संतान होने के नाते मुझे करना चाहिए था। मैं इतने साल तक सब्र करती रही, सिर्फ ये सोच के कि मेरे भाइयों की शादी हो जाए, उनका घर बस जाए, मेरी तालीम मुकम्मल हो जाए, मैं पापा की खिदमत कर सकूं, माँ के सपने पूरे कर सकूं। और उसके बाद सन 2016 में मैंने अपने लिए जीना शुरू करा। मैं एक बहुत ही मर्मस्पर्शी बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक बहुत ही सेंसिटिव बात कहना चाहूँगी कि जब सन 2015 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मैं जब उनके पास में खड़ी हुई थी, उनके डेड बॉडी के पास में, तो मैं अपने आप से सवाल कर रही थी कि संजना, ये मौत साक्षात एक सत्य है इस दुनिया का, ये तो होना है सबके साथ। एक दिन तुम भी ऐसे मृत्यु शैया पे होगी, तुम लेटी होगी ऐसी मरी हुई, और तुम एक कातिल हो क्योंकि तुमने अपने अंदर की संजना को खुद मार दिया। तुम्हारे अंदर की संजना खुद मर रही है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? और मैं इन सवालों के साथ में इतनी निखरती जा रही थी अंदर से, इतनी बोल्ड होती जा रही थी, इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता जा रहा था कि नहीं, मुझे संजना को मारना नहीं है, ये संजना मरेगी नहीं, इस संजना को जीवन देना है, इस संजना को निखारना है, इसको आगे लेके आना है मुझे। पापा की मौत ने मुझे बहुत सबक दी है, मुझे हिम्मत दी, और क्योंकि मैं बहुत ही समझ के साथ अपना जीवन देख रही थी, मुझे पता था कि तालीम मुकम्मल हो जाएगी तो धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे। 2016 से मैंने अपने लिए सेविंग करनी शुरू करी। 2018 पे मैंने अपनी जॉब में से रिज़ाइन दिया। मैंने बहुत अच्छी परमानेंट नौकरी छोड़ दी, इतना बड़ा रिस्क ले लिया अपनी लाइफ में। सब बोल रहे थे मत छोड़ो मत छोड़ो, इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिलती भाई, बड़ा अच्छा स्कूल था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि हम किसी दूसरे को मारते हैं तो उम्र कैद की सज़ा मिलती है। मैं अपने आप को मार रही हूँ, तो शायद जब मैं ओल्ड एज में पहुँचूँगी तो मैं अपने आप से कभी आँख नहीं मिला पाऊँगी। तमाम उम्र का हिसाब मांगती है ज़िंदगी, ये मेरा दिल क्या कहे, ये खुद से शर्मसार है। इन बातों को मैं हमेशा सोचती रही कि नहीं, मुझे अपने आप को नहीं मारना है, मुझे संजना को बाहर लेके आना है। और मैं फिर आगे बढ़ गई। 2016 में मैं दिल्ली गई, वहाँ पे मैं सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टर्स से मिली। मैंने अपनी सारी बातें उनको बताई। सीनियर साइकेट्रिस्ट राजीव मेहता सर थे, उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। तकरीबन 6 महीने तक मेरी काउंसलिंग चली और सर ने एक ही बात कही, संजना तुम एक लड़की हो और तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम अपने आप को कन्फाइंड मत करो इस बायोलॉजिकली असाइंड जेंडर नामक ग्रेव में। ये जो बायोलॉजिकली असाइंड जेंडर है, इसमें तुम कैद हो और ये कब्र है तुम्हारी, इससे बाहर निकलो। And that was the moment actually when I started taking female hormones and I started working on myself. सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, माता पिता भाई समाज सबको सब कुछ देने के बाद, मैंने अपने लिए जीना शुरू करा, मैंने अपने लिए सोचना शुरू करा। और मैं सन 2016 से मैंने हार्मोन्स लेना स्टार्ट करे। मैं 2 साल तक स्कूल में पढ़ाती रही और बड़ा मुश्किल था उस समय स्कूल में स्ट्रगल करना, क्योंकि सब लोग मुझे नोटिस करते थे। मेरे साथ के टीचर्स मुझसे कहते थे कि भाई कुछ तो है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हारा बॉडी चेंज हो रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलते थे। लेकिन मैं कुछ कुछ बहाना बना दिया करती थी कि नहीं ऐसा वैसा, क्योंकि मुझे पैसे सेव करने थे, मुझे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना था अपनी सर्जरीज करवाने के लिए, और मैंने वही चीज़ें करी। सन 2018 में जबकि छिपाना बिल्कुल मुश्किल हो गया था, मैं छिपा ही नहीं पा रही थी अपने आप को, अपनी बॉडी को अपने स्कूल में, मैंने जॉब से रिज़ाइन किया। मैं अपने घर में तकरीबन 8 से 10 महीने तक रही। मैंने अपनी मम्मी को और अपने भाइयों को वो समय दिया और उनके सामने झोली फैला फैला के भीख मांगी, हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि इतने साल तक मैंने आपको सपोर्ट करा, अब मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ। अब तक मैं मर मर के जीती रही, मैंने अपनी हसरतों का दमन करा, अब आप मुझे सपोर्ट करिए। लेकिन मिला जुला रिस्पॉन्स था, वो सपोर्ट में थे भी और खिलाफ भी नहीं थे, ऐसा बोल सकते हैं। मैं फिर 10 महीने के बाद जब मैं दिल्ली मूव करी, क्योंकि उस समय तक मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए थे और मैं थोड़ा बहुत चेंज हो गई थी, मैं दिल्ली गई
जब मुझे लगा कि हाँ अब अपने ब्रदर्स के सामने, अपने कज़न्स के सामने थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था चेंज होना डे बाय डे, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई और वहाँ पे मैंने एक कॉल सेंटर में वर्क किया। कॉल सेंटर में जब मैं वर्क कर रही थी तो मेरे कुछ अच्छे मित्र बने दिल्ली में, और मैं पटेल नगर में एक फ़्लैट में शिफ्ट हुई। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, मैं वहाँ पे रहती थी। सन 2020 जनवरी की बात है कि मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, पूरी तरीके से अपने वर्क में चली गई थी। और मार्च में जब लॉकडाउन घोषित हुआ था उससे सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, मेरी ज़िंदगी में एक मसीहा स्वरूप इंसान आए जिनका नाम श्री नितिन केरवाल है। वो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, राजस्थानी समाज को बिलोंग करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से दिल्ली में शिफ्ट हो चुके थे। मेरी ज़िंदगी में वो आए और मैं सच में कहूँगी एक मसीहा स्वरूप इंसान थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरी इतना बड़ा ख़ानदान था लेकिन दिल्ली में कोई मेरे साथ नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। नाइट ड्यूटीज़ करती थी, नाइट शिफ्ट थी, मेरा अमेरिकन कॉल सेंटर था, मैं नाइट शिफ्ट करती थी और मैं बहुत अकेली अपनी ज़िंदगी में थी। ऐसे मार्मिक वक्त में मिस्टर केरवाल मेरी लाइफ में आए और हम अच्छे दोस्त बने। हम शुरुआती दौर हमारा बहुत अच्छे से चला, दोस्ती में चला, और दोस्त होने के नाते उन्होंने सारी अपनी जो भी मेरे प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उसको कंप्लीट करा। और लॉकडाउन लग गया। किस्मत को शायद ये मंजूर था कि हम दोस्त ना हो के दोस्ती से आगे बढ़े। तो कुछ ऐसा हुआ कि लॉकडाउन लग गया, मेरे सारे रूममेट्स अपने अपने घर चले गए और मुझे किस्मत ने फंसा दिया दिल्ली में। मैं दिल्ली में कन्फाइंड होकर रह गई। मैं दिल्ली में किसी को नहीं जानती हूँ और मेरे सैलरी भी नहीं आया था और मैं वहाँ पे फंस गई दिल्ली में। और ले दे के सिर्फ एक मिस्टर केरवाल थे, नितिन केरवाल। तो वो बस मेरे साथ में थे, मेरी दवाई दारू, मेरा राशन पानी, हर चीज़ डॉक्टर साहब ने देखी, डॉक्टर साहब ने मैनेज करा। और मई का महीना आते आते हम दोनों ने महसूस करा कि हम दोस्त से ज़्यादा एक दूसरे के लिए हैं। सबसे अच्छी बात ये रही डॉक्टर केरवाल के साथ कि उन्होंने मुझे वैसे एक्सेप्ट करा मैं जैसी थी, उन्होंने मुझे बदला नहीं। उस समय मेरी सर्जरीज नहीं हुई थी, मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन में थी, और नितिन केरवाल जी ने मुझे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करा जैसी ओरिजिनल मैं हूँ। किसी प्रकार का कोई चेंज उनने मुझ में नहीं लाए, और ना ही उनकी हसरत थी कि मैं चेंज हूँ। ये मेरी खुद की हसरत थी एक प्रॉपर महिला बनने की। उनके साथ में ज़िंदगी बहुत खूबसूरती के साथ चल रही थी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक लाइफ पार्टनर मेरी लाइफ में भेजा। और उसके बाद ज़िंदगी और मुड़ गई, इधर उधर घूमती फिरती जा रही थी। और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मैंने सितंबर 2020 में डॉक्टर नरेंद्र कौशिक ऑलमेक क्लिनिक प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली में एडवांस पैसे जमा करे अपनी सर्जरी को लेके। मेरी सर्जरी जो है वो काफ़ी महंगी थी, क्योंकि पूरा बायोलॉजिकल असाइंड जेंडर को चेंज करके आपको एक महिला का शरीर देना था, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है, जान का खतरा होता है। मुझे सारी बातें डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर ने बताई और मुझसे कहा कि मैम आप मर भी सकती हैं, क्योंकि ये सर्जरी जो SRS सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी होती है, इसमें आपकी कोलन का एक पार्ट लिया जाता है, आपकी बड़ी आंत काट के एक पार्ट लिया जाता है जिससे आपकी वजाइना की डेप्थ को बनाया जाए। मैं इस बात को एज अ नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी ट्रांस बहनें सुन रही होंगी, बहुत सारे छोटे बच्चे भी सुन रहे होंगे जो ट्रांस है या जिनके पार्टनर्स ट्रांस है। तो उनको मालूम चलना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है उसने बहुत तकलीफ के साथ में अपने जीवन को या अपने शरीर को पाया है। ये शरीर सिर्फ खेलने के लिए या मजे लेने के लिए नहीं बना है। इसकी कद्र और इज्जत को करिए, क्योंकि किसी इंसान ने अपनी मृत्यु के इतने पास पहुंच के इस शरीर को लिया है, अर्जित किया है, अचीव किया है और वापस लौट के आए हैं। क्योंकि मैं गुजर के आई हूँ, इतनी जानलेवा एक ट्रीटमेंट होता है उसके पास से। मैंने सितंबर में उस सीट को बुक करा और मेरा BMI जो था वो कुछ ऊपर नीचे हो रहा था। तो डॉक्टर सर ने मुझसे कहा कि आपका BMI कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप अपना वेट रिड्यूस करिए। मुझे तकरीबन 10 किलो वजन कम करना था विदिन 6 मंथ। और मैं तुरंत ही तत्काल मैं डॉक्टर नितिन केरवाल से परमिशन लेके बरेली शिफ्ट हो गई और यहाँ पे आके मैंने जिम ज्वाइन कर ली और बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे आ गई। मेरी मम्मी, मेरे ब्रदर्स ने मेरा हर समय सपोर्ट करा। जब मैं बरेली आई तो
चीज़ें इतनी सकारात्मक नहीं थी मेरे लिए, लेकिन हाँ कुछ फैमिलीज़ थी जो कि बहुत अच्छी थी मेरे लिए। मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी वन ऑफ द फैमिलीज़ ऑफ माई नोन इन बरेली, और जो कि बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनका नाम वरिशा आरजू और लाइबा आरजू और शहजिल, मोहम्मद शहजिल है। ये मेरे स्टूडेंट्स थे। मुझे इन बच्चों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। इन्होंने मुझे बड़ी बहन कहिए या एक माँ कहिए, मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, और मेरे साथ मेरी उस जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में, ये कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। हम साथ में जिम जाते थे, ये मुझे मोटिवेट करते थे, मैम ये नहीं करना, मैम वो नहीं करना। मैं भी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करती थी एकदम। मुझे 10 किलो वजन कम करना ही करना था। मैंने 10 किलो वजन कम किया, और मेरे इस जर्नी में मेरे फैमिली ने मेरे को सपोर्ट करा, मम्मा ने बहुत सपोर्ट करा, और डॉक्टर केरवाल जो थे वो ओवर द फ़ोन हमेशा मेरे साथ में टच में रहते थे। मेरी जो फैमिली है, वरिशा, लाइबा, शहजिल, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। उसके बाद मैं मार्च 2021 में वापस दिल्ली गई, और वहाँ जाके मैंने अपनी सर्जरीज़ के लिए ब्लड टेस्ट वगैरह कराए। भगवान जी की ऐसी नेक कृपा रही कि मेरे कम से कम 15 से 20 टेस्ट हुए पूरी बॉडी के, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई, सिवाय कोरोना के और HIV के। ये 2 रिपोर्ट्स थी जो कि नेगेटिव थी, उसके अलावा कुछ नेगेटिव नहीं था। इतना भगवान जी ने मेरा साथ दिया, और मैं बिल्कुल हेल्दी थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। और मैं 12 अप्रैल 2021 में मुझे सर्जरी का दिन था। उस वक्त जब सर्जरी का दिन था, सुबह के 8 बज रहे थे, और मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी, और मुझे पता था, क्योंकि डॉक्टर सर ने मुझसे साइन करवा लिए थे कि तुम मर भी सकती हो। मुझे पता था कि मैं मर सकती हूँ, मैं शायद कभी वापस लौट के नहीं आऊँ। मैंने एक वीडियो कॉल करी अपनी मम्मा को, मैंने उनसे बात करी, उनका चेहरा देखा, और मुझे लगा पता नहीं मैं मम्मा को कभी देख पाऊँगी या नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि बहुत रिस्की होती है। मैं यहाँ पे थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की गालियों की वजह से इस समाज के, मैं कैसा कहना चाहूँगी कि सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल, सो कॉल्ड समृद्ध जो लोग बैठे हुए हैं इस समाज के मुखिया बन के, ठेकेदार बन के, आप लोगों की वजह से एक बच्चा अपनी जान पे खेलने को तैयार था, ताकि आपकी गालियाँ ना सुननी पड़े, क्योंकि आप गालियाँ देते थे। आपको एक प्रॉपर औरत चाहिए, आपको एक प्रॉपर आदमी चाहिए, आपको किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं है। आप तो गाली रूपी तलवार लेके खड़े हुए प्रहार करने के लिए। कोई कितना तकलीफ में अंदर से, आपको मतलब ही नहीं इस बात से। और कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी, मुझे पता था मैं मर भी सकती हूँ, मैं फिर भी ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रही थी। मेरे साथ में उस समय सिर्फ डॉक्टर नितिन केरवाल थे, फिजिकली वो मेरे साथ में थे वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था, उन्होंने मुझको मजबूती से कहा कि संजना तुम वापस लौट के आओगी, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूरे समय वो एक इंसान मेरे साथ खड़ा रहा, और मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने बड़े खानदान की, मैं जेम्स खानदान को बिलोंग करती हूँ, इतना बड़ा मेरा खानदान है, मैं सबके दुख सुख में खड़ी रही। कोई एक शख्स नहीं था मेरे साथ खड़े होने वाला, सिर्फ एक डॉक्टर नितिन केरवाल थे जो उस वक्त मेरे साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहे। मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती, उनका एहसान है मेरे ऊपर। और मैं हंसते हंसते, मैं बहुत मुस्कुराते हुए मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंची, और मैं डॉक्टर से भी बोली कि सर सर्जरी अच्छे से करिएगा, ये नहीं कि बातें बातें करने लग जाए, म्यूज़िक व्यूज़िक सुने आप लोग, सर्जरी अच्छे से करना। और डॉक्टर्स बोले आपको डर नहीं लग रहा ऑपरेशन थिएटर में? मैंने कहा नहीं सर, मुझे ऐसा लग रहा है सपना पूरा होने वाला है, मैं जीऊँगी, मैं वापस लौट के आऊँगी, मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा सपना पूरा होने वाला है सर, मैं बहुत खुश हूँ, कुछ घंटों के बाद मुझे मेरा डिज़ायर्ड शरीर मिल जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ, सर्जरी हो गई। सुबह 8 बजे गई थी, शाम के 6:30 बजे मैं हल्के हल्के होश में अपने रूम में शिफ्ट कर दी गई। मेरे साथ में मेरी 2 ट्रांस फ्रेंड्स थीं, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, मोहिनी और शुभी। ये दोनों मेरे साथ में थीं। इन दोनों ने भी मेरी बहुत खिदमत करी, बहुत सेवा करी, बहुत प्यार दिया। मैं दोनों को हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इतने बुरे वक्त में आप 2 इंसान
और डॉक्टर नितिन केरवाल, आप 3 लोगों ने मेरे बहुत साथ दिया। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आई तो मैं बहुत खुश थी। दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, पूरा कोलन कटा हुआ था, 8-10 स्टिचेस पेट में लगे थे, पूरा प्राइवेट पार्ट पैक्ड था और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया गया था, बहुत सारी दिक्कत थी, लेकिन मैं बहुत खुश थी। जो मुझसे पूछा था दर्द हो रहा है, मैं कहती थी नहीं, मुझे तो खुशी हो रही है, मैं कंप्लीट हो गई हूँ। मेरी आत्मा को वो शरीर मिल गया था। अभी तक मेरी आत्मा उस शरीर से वंचित थी, आज मेरी आत्मा को वो शरीर मिल गया है। मैं बहुत खुश थी उस सर्जरी के दौरान। मैं 7 डेज तक ऑलमेक क्लिनिक प्रीतमपुरा में एडमिट रही। मुझे भगवान जी ने इतनी परेशानी नहीं दी, और उस वक्त जबकि मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, तो डॉक्टर नितिन केरवाल जी के संपूर्ण परिवार की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला। उनकी माताजी, उनके पिताजी, जिन्होंने मेरे अभिभावक होने की ड्यूटी वहाँ पूरी करी, वो दोनों ही जने, बल्कि संपूर्ण परिवार मेरे लिए प्रार्थना भी कर रहा था। मेरे लिए अच्छा खाना बना के भिजवा रही थी मम्मी जी, और मेरे को मिलने आने वाले थे, लेकिन कोरोना बहुत था तो नहीं आ पाए, लेकिन मुझे फ़ोन कॉल्स पे हमेशा रहे। तो मैं डॉक्टर नितिन केरवाल जी की माता जी का और पिताजी का इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। आप दोनों ने जो मेरे लिए करा वो हमेशा मेरे ऊपर एक कर्ज रहेगा, आपकी बेटी के ऊपर हमेशा रहेगा। मैं भगवान मुझे इस लायक बनाए तो मैं आपके लिए भी कुछ कर पाऊँ, मम्मी जी, पापा जी। उसके बाद मैं जब 1 हफ्ते के बाद घर पे आती हूँ अपने, और मुझे जल्दी से छुट्टी मिल गई थी अस्पताल से, और मैं अपने रूम पे शिफ्ट हो गई। वहाँ पे रूम पे मेरे एक ब्रदर हैं जो कि मेरे नेबर्स हैं, उनका नाम भी नितिन अलकिली, और महाराष्ट्रन समाज को फॉलो करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो वो जब आ गए तो उन्होंने मेरी बहुत सेवा करी, मुझे बहुत हंसाया, मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मेरा मालिश करते थे, मेरा हेड वॉश करवाते थे, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाना पकाते थे। छोटे हैं मुझसे बहुत, और मेरे भाई बने हुए हैं, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा, क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था, बिल्कुल चरम सीमा पे था। डॉक्टर साहब ने कहा था, भाई तुम तो इतनी वीक हो, इतना खून ज़ाया हुआ है कि तुम्हें कोरोना हो गया, तुम तो पहले चली जाओगी, तुम्हें तो कोई बचा ही नहीं सकता। तो मैं बहुत डर डर के अपने कमरे में रह रही थी, और मुझे 1 महीने तक कुछ भी खाने को नहीं दिया था, क्योंकि मेरा कोलन कट हुआ था। तो कम से कम 1.5 महीने तक मैं लिक्विड डाइट पे थी, सिर्फ दूध, नारियल पानी, ये सब चीज़ें ही लिया करती थी। तो मैं बहुत वीक भी हो गई थी, मेरी इम्यूनिटी स्केल बहुत डाउन हो चुका था। उसके बावजूद भी मैं सर्वाइव कर गई, ईश्वर ने मुझे दिया। और इस दौरान डॉक्टर नितिन केरवाल, मोहिनी, शुभी और नितिन मेरा भाई, इन सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, मेरी भाभियाँ, ये सब फ़ोन कॉल पे मुझसे जुड़े हुए थे, मेरा सपोर्ट करते थे। मेरे स्टूडेंट्स जो मैंने नाम लिए थे अभी, वो सब लोग मुझसे जुड़े हुए थे, मुझसे बातचीत करते थे। और उसके बाद की ज़िंदगी कुछ ऐसी रही कि मेरी लाइफ में कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जुड़े, जिनका नाम मैं यहाँ पे विशेष रूप से लेना चाहूँगी, जिनका नाम है मलाइका खान जी, जो कि ट्रांसजेंडर है, और पेशे से वही पारंपरिक वर्क करती हैं, और एक बहुत ही अच्छे दिल की इंसान है। वो मेरी ज़िंदगी में आई, और उन्होंने भी मेरी बहुत मदद करी। उस वक्त उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, हम भी मजबूरी में ये बने हैं, हमें दुनिया ने गाली बक बक के ऐसा बना दिया, हम ऐसे थे नहीं कभी भी। हम भी तुम्हारे समान पढ़ लिख के बेटा अच्छा काम करना चाहते थे, लेकिन आज ये जो हम बैगिंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रूअल सोसाइटी, बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट अस, दे डिडंट गिव अस एनी जॉब, उन्होंने हमें कोई काम नहीं दिया, इसलिए हम मजबूरी में ये सब करने लग गए। तो मलाइका खान जी मेरे ज़िंदगी में आई। उस वक्त उन्होंने मुझे सपोर्ट करा, फिनेंशियली सपोर्ट करा, मॉरली मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मुझसे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि बेटा, तुम मेरी हो, और तुम्हें कोई भी ज़िंदगी में परेशानी होती है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी हूँ, फिनेंशियली या इमोशनली या किसी भी तरीके से। मैं कहना चाहूँगी कि माँ दिखी मुझे उस समय उनके अंदर, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। मैं उनका भी एहसानमंद, उनकी भी। मलाइका खान जी, अम्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे जीवन में इतनी खुशियाँ बिखेरी, इतने गोल्डन चांसेस दिए मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के। और उसके बाद जब मैं 3 महीने का आराम पूरा कर चुकी थी, तो मुझे एक बहुत ही प्रख्यात एनजीओ है, आशीर्वचनम एनजीओ, वहाँ से अमन भाई, जो कि वहाँ के संचालक है, अमन सर, उनका कॉल आया है, और उन्होंने मुझे वहाँ पे एज अ मैनेजर की पोस्ट दी। और उन्होंने मुझे मेरे व्यक्तित्व को जाना, मेरी कहानी सुनी, तो उन्होंने कहा कि मैम, आप
इस मैनेजर पोस्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। आप इस पोस्ट को संभालिए। और मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उस एनजीओ जिसका नाम आशीर्वचनम है, जो कि ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत कार्य कर रहा है, विशेष रूप से कार्य कर रहा है एडोलसेंस एज के ट्रांसजेंडर्स जिनके माता पिता उनको समझते नहीं हैं, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, कोई सर्जरीज पेंडिंग है तो उनके सर्जरीज कंप्लीट करवाने के लिए और सोशल रिकग्निशन दिलवाने के लिए आशीर्वचनम बहुत काम कर रहा है। अगर कोई भी ट्रांस फ्रेंड जो मेरी बात सुन रही है, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आशीर्वचनम में जुड़ सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक, यूट्यूब में भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और आशीर्वचनम की प्रबंधक होने के नाते मैं मुझसे जो भी होगा, अमन सर या आशीर्वचनम एनजीओ से जो भी कुछ होगा, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या हो, आपकी जॉब से रिलेटेड कोई समस्या हो, या आपके कोई सर्जरीज ड्यू है, उससे रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप प्लीज़ हम लोग को याद कीजिए। हम आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए सदैव तत्पर हैं। तो आशीर्वचनम की प्रबंधक होने के नाते मैं आज इस मंच पे भी आई हूँ और इस मंच पे आप सबसे रूबरू हूँ। एक ऐसे शख्सियत है इस जर्नी में जो मेरी ज़िंदगी में आए, मेरे ब्रदर बन के, जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। उनका नाम है श्री सुमन सिंह जी, जो कि भारतीय संगीत नाटक अकेडमी मंडी हाउस न्यू दिल्ली वहाँ के सचिव है और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सर, आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे काम करने का मौका दिया। मैंने आपके साथ रहते हुए नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स में कंपेयरिंग करी। मैं आपकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ सर कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे काम करने का मौका दिया अपने साथ में। सर की श्री सुमन सिंह सर की जो वाइफ हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो कथक की बहुत अच्छी डांसर है, बहुत ही प्रख्यात डांसर है और कला मंडली न्यू दिल्ली की हेड है, संचालक है। और मैम ने मुझे हमेशा छोटी बहन के समान रखा, मुझे बहुत मौके दिए अपने साथ काम करने के। मैंने कला मंडली नई दिल्ली के साथ में बहुत से सामाजिक कार्य करे, बहुत समाज सेवा करी और मैं एक कार्यकर्ता और एक कलाकार होने के नाते उनके मंडली से जुड़ी और स्टेज पे जाने का मौका मिला, बहुत सारे काम करने का मौका मिला। ट्रांसजेंडर्स जो कि रेड लाइट मांगते हैं, जो बैगिंग करते हैं, ट्रेडिशनल बैगिंग करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत कुछ करा मैम के साथ मिलके। मैम तो क्योंकि खुद ही बहुत काम करती हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, तो मैम ने मुझे अपने साथ में सम्मिलित किया और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया। मैंने भी मैम के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया। तो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, कला मंडली न्यू दिल्ली की संचालिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुमन सिंह सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी कज़िन का नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी, जिसका नाम है शिफा, जो कि दिल्ली में रहती है। वो और उसके हस्बैंड जॉनी, मैं आप दोनों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि मेरे इस सफ़र में आप दोनों भी मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। हमेशा आप दोनों ने मुझे मानसिक तौर पे स्ट्रॉन्ग रखा। मेरे कुछ मित्र हैं जो कि दिल्ली में ही रहते हैं, जिनका नाम तंजीम है, जूबी है, आशीष, साहिल, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन कर करके सपोर्ट करते रहे कि संजना तुम सही चल रही हो भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये रही मेरी स्टोरी, मेरी ज़िंदगी की वो बातें जो कि मैं कहना चाह रही थी। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा समय लगभग इस लाइव शो का समय लगभग ख़त्म होने वाला है। तो किसी भी मेरे भाई के या बहन के कोई भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो प्लीज़ बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझसे सवाल पूछ सकते हैं आप लोग। मैं अपनी ट्रांस फ्रेंड से कहना चाहती हूँ कि कहते हैं ना, उम्र बिना रुके चल रही है। उम्र इतनी बेईमान होती है कि बिना रुके चलती है, कभी नहीं रुकती। हर पल फटाफट फटाफट उम्र कटती चली जाती है। और हम और आप जो होते हैं ना, वो हसरतों की गठरी लेके इंतज़ार करते रहते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, जस्ट डोंट लिमिट योरसेल्फ, कम आउट एंड टच द स्काई, एवरीवन इज़ वेटिंग। थैंक यू सो वेरी मच। खान इशरत परवेज़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लवलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन केरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल, मेरी बीएड की बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इशिता शर्मा पूछ रहे हैं फेशियल फेमिनाइजेशन। जी हाँ, फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी होती है एफएफएस नाम से। मैंने नहीं करवाई है लेकिन होती है खूबसूरत बनने के लिए। हाँ, लवलेश सर जी पूछ रहे हैं कि मेरी भविष्य की क्या योजनाएं हैं। जी हाँ,
मेरी भविष्य की योजना है, मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी वैन का आयोजन करूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं लेकिन स्कूल बच्चों तक पहुँच सकता है। ये मेरी एक बहुत ही दिली ख्वाहिश है, हसरत है कि मैं एक छोटी सी वैन बनाऊं जिसके अंदर ज़रूरी बुक्स हो, 2-3 टीचर्स हो जो कि कभी होटल्स में, कभी रेलवे स्टेशंस में, कभी बस स्टेशंस में जाए और वहाँ पे जो मज़दूर बच्चे काम करते हैं उनको शिक्षित कर सकें, क्योंकि वो हमारे पास में नहीं आ सकते हैं, उनको भी पैसा कमाना है, घर बहुत गरीब बच्चे होते हैं, उनको फोर्सफुली भेजा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों की तरफ ध्यान दूँ।